नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज राष्ट्र को समर्पित किया और उन्होंने इसे भारत की एकता, इच्छा शक्ति और इंजीनियरिंग का अद्भुत प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि 46,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में विकास की नई रफ्तार लगाएंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कटरा में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आज का ये कार्यक्रम भारत की एकता और भारत की इच्छा शक्ति का विराट उत्सव है। माता वैष्णो देवी के आशीर्वाद से आज वादी कश्मीर भारत के रेल नेटवर्क से जुड़ गई है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लाइन परियोजना ये सिर्फ नाम नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के नए सामर्थ्य की पहचान है, भारत के नए सामर्थ्य का जयघोष है। उन्होंने कहा कि आज ही 2 नए वंदे भारत ट्रेनें जम्मू कश्मीर को मिली हैं। जम्मू में नए मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास हुआ है। 46,000 करोड़ रुपए की यह परियोजना जम्मू और कश्मीर के विकास को नई गति देंगे। प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीमा पर पाकिस्तानी गोलीबारी से हुए नुकसान के लिए अतिरिक्त मुआवजे की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि जिन घरों को ज्यादा नुकसान हुआ है उन्हें 2 लाख रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीमा पर पाकिस्तानी गोलीबारी से हुए नुकसान के लिए अतिरिक्त मुआवजे की घोषणा की। उन्होंने कहा कि जिन घरों को ज्यादा नुकसान हुआ है उन्हें 2 लाख रुपए अतिरिक्त होंगे। और प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि सीमा पार से हुई फायरिंग में जिन लोगों की जान गई उनके परिजनों को हाल ही में नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर गोलीबारी से प्रभावित हुए 2,000 से अधिक परिवारों की पीड़ा सरकार की भी अपनी पीड़ा है। उन्होंने बताया कि इन परिवारों को पहले ही घरों की मरम्मत के लिए आर्थिक सहायता दी गई थी, लेकिन अब केंद्र सरकार ने इन सहायता को और बढ़ाने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि जिन घरों की गंभीर नुकसान हुआ है उन्हें अब 2 लाख की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। इसके अलावा आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों को 1 लाख की मदद दी जाएगी। यह सहायता पहली बार दी गई राशि के अतिरिक्त होगी। ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी पर महानगर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। पुलिस बल को चप्पे चप्पे पर तैनात किया गया। जथेदार कुलदीप सिंह गड़गज के कौम के नाम संदेश देने पर विरोध के चलते हरमंदिर साहिब परिसर में माहौल तनाव वाला बना हुआ था, लेकिन विरोध नहीं हो सका। ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी पर आज श्री अकाल तख्त साहिब पर कीर्तन और अरदास हुई। इस दौरान श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार कुलदीप सिंह गड़गज ने अरदास के बीच में ही कौम के नाम संदेश दिया। दमदमी टकसाल के वर्करों को जथेदार कुलदीप सिंह के संदेश का विरोध करने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि अरदास के दौरान कोई भी सिख किसी बात का विरोध नहीं कर सकता था। इस जथेदार ने खुद अरदास की और अरदास के दौरान ही संदेश दे दिया। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने जून एमपीसी के फैसलों का ऐलान किया है। केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी की बैठक 4 से 6 जून के बीच 3 दिनों तक चली और बैंक में रेपो रेट और सीआरआर में कटौती समेत कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। जून की मौद्रिक नीति के तहत बेंचमार्क उधार दर यानी रेपो रेट में 50 बीपीएस रेपो रेट पर अब 6% से घटकर 5.5% हो गई है। केंद्रीय बैंक ने अपनी मौद्रिक नीति का रुख उधार से बदलकर फिर से तटस्थ कर दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने नगद आरक्षित अनुपात यानी कैश रिजर्व रेशियो में भी 100 आधार अंकों की कटौती का ऐलान किया है। यह कदम नवंबर तक बैंकिंग प्रणाली में 2.5 लाख करोड़ रुपए की लिक्विडिटी डालने की तैयारी है। अगले एमपीसी बैठक में 4 से 6 आयोजित की जाएगी। देश में कोरोना के सक्रिय मामले 5,000 के आंकड़े को पार कर गए हैं। 22 मई को यह आंकड़ा 275 था। ऐसे में अब 15 दिनों में कोरोना के सक्रिय मामले 20 गुना हो गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक भारत में सक्रिय कोरोना मामलों में केरल सबसे अधिक प्रभावित राज्य बना हुआ है। इसके बाद गुजरात, पश्चिम बंगाल और दिल्ली का नंबर आता है। मामलों में वृद्धि को देखते हुए केंद्र कोरोना के लिए तैयारियों की जांच करने के लिए मॉक ड्रिल करा रहा है। सभी राज्यों के कोविड के बढ़ते हुए मामले को देखते हुए ऑक्सीजन, आइसोलेशन बेड, वेंटिलेटर और आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिए गए हैं। भारत में 5,364 सक्रिय मामले हैं। पिछले 24 घंटे में 4 नई मौतें भी दर्ज की गई हैं। लुधियाना पश्चिमी उपचुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी भारत भूषण आशु को पंजाब विजिलेंस की ओर से सम्मन भेजा गया था। इसके बाद अब विजिलेंस के एसएसपी को सस्पेंड कर दिया गया है और लुधियाना पश्चिमी उपचुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी भारत भूषण आशु को पंजाब विजिलेंस की ओर से सम्मन भेजने वाले एसएसपी विजिलेंस जगतप्रीत सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। आशु को कल सम्मन भेजा गया था। सूत्रों के मुताबिक एसएसपी जगतप्रीत सिंह ने अपने स्तर पर ही आशु को सम्मन भेज दिए थे, किसी बड़े अधिकारी को आदेश नहीं थे। और वहीं जांच में एक चौंकाने वाली बात सामने है कि सूत्रों से पता चला कि आशु ने खुद को ही सम्मन भिजवाया था। कुछ सूत्रों के अनुसार एसएसपी और भारत भूषण आशु के बीच सीधी बातचीत हो रही थी।
आप नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के दफ्तर पहुंचे। दिल्ली सरकार के स्कूलों में कक्षाओं के निर्माण में कथित भ्रष्टाचार को लेकर एसीबी ने उन्हें सम्मन जारी किया था, जिसके तहत सत्येंद्र जैन आज एसीबी के कार्यालय पहुंचे, जहां उनसे इस मामले में पूछताछ की जा रही है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने दिल्ली के पूर्व मंत्रियों और आप नेताओं मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को सम्मन जारी किया है। सत्येंद्र जैन को 6 जून यानी आज एसीबी कार्यालय में बुलाया गया, जबकि मनीष सिसोदिया को 9 जून को पेश होने को कहा गया है। यूपी के मेरठ जिले में 12वीं कक्षा की छात्रा की बर्बरता से हत्या करने का मामला सामने आया है। मेरठ की प्रतापपुर में कक्षा 12वीं की छात्रा की सिर कटी लाश मिली है। दरअसल बहादुरपुर गांव के रचबहे में सिर कटी लाश मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की सलवार की जेब से मिले कागज पर मोबाइल नंबर लिखा था, जो कि उसके दोस्त का था। किशोर ने शव की पहचान दुराला के दादरी गांव निवासी 17 वर्षीय आस्था और तनिष्का के रूप में की। पुलिस ने जांच के दौरान छात्रा की मां, भाई, 2 मामा, ममेरे भाई और को हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक छात्रा का एक युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था और इसके विरोध में ही परिजनों ने हत्या की और वारदात को अंजाम दिया। राजधानी लखनऊ में आज पुलिस ने 2.5 वर्ष की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को मुठभेड़ में मार गिराया है। वह भागने की फिराक में था। इससे पहले कि जिले की सीमा छोड़ता उसका सामना पुलिस से हो गया। डीसीपी सेंट्रल आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि 5 जून की सुबह 10 बजे शिकायत मिली थी कि इसमें बताया गया कि 2.5 वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ था। मामले में केस दर्ज करके आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 5 टीमें गठित की गई थी। सीसीटीवी फुटेज से आरोपी की पहचान दीपक वर्मा के रूप में हुई। पुलिस कमिश्नर को 1 लाख रुपए का इनाम घोषित करने का प्रस्ताव दिया गया था और इनाम घोषित होने से पहले ही मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी क्षेत्र में है और वह भागने की फिराक में है। इस पर पुलिस टीम ने घेराबंदी की और खुद को घिरता देख आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग झेंकनी शुरू कर दी और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी को गोली लगी। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। मुंबई के मीठी नदी घोटाले मामले में अब अभिनेता दिनो मोरिया की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं, क्योंकि अब ईडी के हाथ दिनो मोरिया तक पहुंच गए हैं। ईडी ने मीठी नदी सफाई घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत आज अभिनेता दिनो मोरिया के घर पर भी छापेमारी की है। छापेमारी दिनो मोरिया और उसके भाई समेत कुछ अन्य लोगों के ठिकानों पर भी की गई है। मीठी नदी घोटाले के नाम सामने आने के बाद दिनो मोरिया से ईओडब्ल्यू पहले ही 2 बार पूछताछ कर चुकी है। अब ईडी की जांच की आंच भी अभिनेता तक पहुंच गई है। जानकारी के मुताबिक यह जांच पीएमएलए के तहत की जा रही है और इस घोटाले में बीएमसी को 65 करोड़ रुपए का नुकसान होने का आरोप है। फिलहाल टॉप 10 न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।